बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। बच्चे, हम बात कर रहे थे टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में, और पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे रासायनिक विकास सिद्धांत के बारे में, जिसके आधार पे हमें यह पता चल गया था कि धरती पर पहला जीव जो उत्पन्न हुआ वो अजीवात जीवोत्पत्ति के अनुसार, मतलब एबायोजेनेसिस से उत्पन्न हुआ, तथा उसके बाद जितने भी जीव पैदा हुए वो सभी बायोजेनेसिस मतलब जीवात जीवोत्पत्ति के अनुसार पैदा हुए। धरती पे पहली अकोशिकीय लाइफ जो आई, अकोशिकीय जीवन जो आया, वो आया था आज से 3 अरब वर्ष पहले। जबकि धरती पे पहला कोशिकीय जीवन आया था, वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे जिनकी उत्पत्ति हुई थी आज से 2 अरब वर्ष पहले। और धरती पे पहला यूकैरियोटिक जो सेल आई, कोशिका आई, वो कोशिका आई थी 1.5 अरब वर्ष पहले। ये बात हम सारी की सारी कर चुके थे। अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि जैसा ओपेरिन एंड हेल्डेन ने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में बताया कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति किस हिसाब से हुई, यह समझाया, क्या वो बात एकदम सही थी? हम उसको सही मान के आगे बढ़ लें कि उस बात में भी कोई डाउट है? तो बच्चे, अधिकांश वैज्ञानिकों ने उस बात को सही मान लिया। अब तक की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो है केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जो ये बताती है कि धरती पे सबसे पहला जीवन कैसे आया। चलो भैया, हम आगे। अब बात ये थी अपने पास कि धरती पे जीवन उत्पन्न हुआ, वो पहला जीवन एबायोजेनेसिस से उत्पन्न हुआ। क्या इसका कोई प्रमाण है? तो उस केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, उसका पक्ष रखने के लिए कि हां ये थ्योरी एकदम सही है, कई सारे वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिनके परिणाम जो थे वो बिल्कुल वैसे ही मिले जैसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने समझाया था। और उसमें सबसे पहला था अपने पास स्टैनले मिलर का प्रयोग। आपको बता दूं कि ये स्टैनले मिलर जो थे, ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में बिल्कुल वैसा ही वातावरण बनाने की कोशिश की जैसा प्राचीन धरती पर था। तो इसने क्या काम किया? प्रयोगशाला में प्राचीन धरती के समान वातावरण बनाया और फिर अपना अध्ययन शुरू किया कि अगर मेरी प्रयोगशाला जो है, उस प्रयोगशाला में अध्ययन करने पर वैसे ही परिणाम मिलते हैं जैसे केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने दिए, तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सही, नहीं तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी गलत। तो अब देखते हैं कि जब इन्होंने प्राचीन धरती के समान वातावरण प्रयोगशाला में बनाया और अपने प्रयोग किए तो उनका क्या परिणाम निकला। बच्चे, ये जो मिलर साहब थे, इन मिलर साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल ऐसा सेटअप तैयार किया। ये पूरा का पूरा सेटअप था। इस सेटअप में उसने 2 फ्लास्क लिए। एक फ्लास्क तो बड़े साइज का था। ये बड़े साइज का फ्लास्क जो था, इसकी कैपेसिटी थी बेटा, वो कैपेसिटी थी 5 लीटर। ये जो बड़े साइज का फ्लास्क था, इसकी कैपेसिटी जो थी वो कैपेसिटी थी 5 लीटर की। तथा ये जो छोटे साइज का फ्लास्क था, इसकी कैपेसिटी जो थी वो कैपेसिटी थी अपने पास 500 ml की। कैसी थी? 500 ml की। इसने क्या काम किया? ये 500 ml वाला जो फ्लास्क था, इसमें लिया इसने पानी। इसमें क्या लिया इसने? पानी। जबकि ये जो 5 लीटर वाला फ्लास्क था, इस 5 लीटर वाले फ्लास्क में उसने 3 गैस ली। कौन कौन सी गैस ली? सबसे पहले ली मीथेन, दैट इज CH4। दूसरी गैस ली, वो दूसरी गैस ली इसने अमोनिया, दैट इज NH3। एंड तीसरी ली हाइड्रोजन। आपको याद होगा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने बताया था कि धरती के प्राचीन वातावरण में
मेथेन तथा अमोनिया गैस बहुत आय प्रेजेंट थी, तथा हाइड्रोजन जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट थी। लगभग 90% अकेली क्या थी? हाइड्रोजन थी। ये बात उन्होंने पहले बताई थी, हाँ कि ना। अब इन वैज्ञानिकों ने क्या काम किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो लिया मीथेन CH4, दूसरा लिया अमोनिया एंड तीसरा लिया हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया को एक विशिष्ट अनुपात में लिया। क्या अनुपात था? मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात था 2:1:2। मतलब मीथेन तथा हाइड्रोजन तो समान अनुपात में ली, जबकि अमोनिया जो थी वो इनकी तुलना में आधे मात्रा में ली, तो इनका अनुपात आया, वो आया 2:1:2। इस अनुपात में ये गैसें ली। चले भैया, अब क्या काम किया उसने? अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। शुरू करने के लिए उसने क्या काम किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसने यहां पे ये लगा रखा था एक वैक्यूम पंप। क्या लगा रखा था? वैक्यूम पंप। अब सवाल उठा कि सर यहां पे ये जो वैक्यूम पंप है, इस वैक्यूम पंप का क्या कार्य है? बेटा, इस वैक्यूम पंप का काम था कि इस पूरे के पूरे संयंत्र में, इंस्ट्रूमेंट में जो वायु भरी हुई है, ऑक्सीजन वगैरह भरी हुई है, उस पूरी को बाहर निकाल के निर्वात स्थापित करना, वैक्यूम बनाना। तो मैंने बोला इसके थ्रू उसने क्या काम किया? वायु को बाहर निकाला। वायु को क्या कर दिया इसने? बाहर निकाल दिया। चले भैया, उसके बाद क्या काम किया उसने? ये जो 5 लीटर वाला फ्लास्क था जिसमें वो मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैसें ले रहा था, इस फ्लास्क में एक अलग तरह का सेटअप तैयार किया। उसने क्या काम किया? इस फ्लास्क में उसने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। कितने इलेक्ट्रोड लगाए उसने? 2 इलेक्ट्रोड लगाए। और ये जो इलेक्ट्रोड थे ये मेटल के बने हुए थे। उस मेटल का नाम है टंगस्टन। कौन सी मेटल के बने हुए थे? ये जो बने हुए थे, ये अपने पास बने हुए थे, ये बने हुए थे टंगस्टन के। कौन सी मेटल के बने हुए थे भैया? ये जो इलेक्ट्रोड जो इन्होंने लगाए, ये इलेक्ट्रोड बने हुए थे टंगस्टन के। किसके बने हुए थे? टंगस्टन के। अब इन्होंने क्या काम किया? ये टंगस्टन के बने हुए जो इलेक्ट्रोड थे, ये इलेक्ट्रोड ऊर्जा के स्रोत का कार्यक्रम कर रहे थे। किसका कार्य कर रहे थे? ये कार्य कर रहे थे ऊर्जा के स्रोत का। तो मैंने बोला ये इलेक्ट्रोड क्या था इसके पास? ये इलेक्ट्रोड था ऊर्जा का स्रोत। क्यों? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने ये कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हमारे पास ऊर्जा का स्रोत होना चाहिए, और उस समय ऊर्जा का स्रोत था बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने वाले ज्वालामुखी, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, कॉस्मिक किरणें, सूर्य का प्रकाश, वो ऊर्जा का स्रोत थे। यहां पे ऊर्जा का स्रोत लिया उसने, लिया इलेक्ट्रोड। कैसे लिया उन्होंने? ये जो इलेक्ट्रोड था, इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ दिया। इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और ये बैटरी जो थी, इस बैटरी में था 7500 वोल्ट की बैटरी। 7500 वोल्ट की बैटरी से इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। अब उन्होंने जब इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को मिलाया, तो इन्हें इलेक्ट्रोड को मिलाने से यहां पे स्पार्क डिस्चार्ज हुआ। क्या स्पार्क हुआ? क्या डिस्चार्ज हुआ? स्पार्क डिस्चार्ज हुआ। और इस स्पार्क डिस्चार्ज की वजह से यहां पे टेम्परेचर जो था, वो टेम्परेचर हो गया बेटा बहुत ज्यादा हाई। कितना हाई टेम्परेचर? ये टेम्परेचर हो गया लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। कितना हाई हो गया? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। चले भैया बना गए, पूरी की पूरी बात क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उसने इस पूरे के पूरे संयंत्र में से वायु को बाहर निकाला। चले, फिर उसने क्या काम किया? ये छोटे वाला जो फ्लास्क था 500 ml का, इसमें पानी को रख दिया, जबकि बड़ा वाला जो था, इस बड़े वाले में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को भर दिया, जिनका अनुपात था 2:1:2। फिर इस बड़े वाले फ्लास्क में इसने टंगस्टन के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और इन टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया उसने 7500 वोल्ट की बैटरी से। ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड किस लिए लगाए? क्योंकि उसे ऊर्जा चाहिए थी। तो इन इलेक्ट्रोड ने किसकी तरह काम किया? ऊर्जा के स्रोत का काम किया।
किसका काम किया? ऊर्जा के स्रोत का काम किया। फिर जब इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में टच किया तो यहां से स्पार्क डिस्चार्ज हुआ और वो उस स्पार्क की वजह से यहां का तापमान हो गया बहुत ज्यादा। कितना तापमान हो गया? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है कि धरती जो थी, उस धरती पे भी प्राचीन वातावरण था, उसका तापमान बहुत ज्यादा था। धरती आग का गोला थी, तापमान था लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ कि ना? धीरे 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 धरती ठंडी होती गई, तब जाके अरबों वर्षों में आज जैसा वातावरण बना है। तो कहने का मतलब उसका ये ज्यादा तापमान क्यों रखा? वो इसलिए रखा ताकि धरती के जैसा एनवायरनमेंट बना सके, ज्यादा तापमान पे अभिक्रिया करवा सके। चलो भैया मैं आगे, अब आगे का काम कैसे किया बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बेटा इस वैज्ञानिक ने क्या काम किया? इस वैज्ञानिक ने इस छोटा वाला जो अपने पास फ्लास्क था, बीकर था, इस छोटे वाले बीकर में उसने लिया पानी और इस पानी को उबालना शुरू कर दिया। पानी को क्या किया? ये जो पानी था उस पानी को उबालना शुरू कर दिया। और जब पानी को उबालना शुरू करा तो जब यहां पे पानी उबला तो उबल के वो पानी भाप बन के ऊपर की साइड जाने लगा। पानी उबला तो पानी क्या बना? भाप। और भाप बन के कहां जाने लगा? ऊपर। मैंने बोला ये जो जल था, ये जल कन्वर्ट हो गया H2O की वेपर में, भाप में, और वो भाप इस नलिका में ऊपर की साइड जाने लगी। ये लीजिए, हाँ कि ना? वो भाप ऊपर की तरफ जाने लगी और यहां से होते हुए रास्ते से पहुंचते हुए वो जो जल की भाप थी, H2O की वेपर थी, वो वेपर पहुंच गई इस बड़े वाले फ्लास्क में जो कि 5 लीटर का था। और इस बड़े वाले फ्लास्क का तापमान कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। और यहां पे कौन सी गैसें थी? अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैसें थी। मीथेन 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2। इसलिए इनका रेशियो क्या हुआ? 2:1:2 के रेशियो में थी। हाँ कि ना? ये गैस यहां पे भरी हुई थी और इन गैस के पास क्या आई? वाटर की वेपर। इसीलिए NCERT ने यहां पे लिखा हुआ है कि इस चैम्बर में कितनी चीजें हो गई? 4, मीथेन, अमोनिया और जल की वाष्प जो यहां से होती हुई आई वो, प्लस चौथी हाइड्रोजन। ये चारों की चारों चीजें इस बड़े वाले फ्लास्क में आ गई, जिसका तापमान कितना था? तापमान था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चारों चीजें इस बड़े वाले फ्लास्क में अभिक्रिया करती है। क्या करती है? बड़े वाले फ्लास्क में अभिक्रिया करती है। और फिर ये जो वाटर वेपर थी, ये वाटर वेपर यहां से इनसे अभिक्रिया करके आगे की तरफ जाती है। ये लीजिए, ये वाटर वेपर अभिक्रिया करके आगे की तरफ जाती है। ये लीजिए, जब ये वाटर वेपर इस जगह पर पहुंची, इस जगह पर क्या पहुंची? वाटर की वेपर। तो इस जगह पे लगा हुआ है बेटा कंडेंसर। कंडेंसर, इस कंडेंसर का काम है संघनन करना। क्या काम है? संघनन करना। मतलब जल की जो वाष्प थी उस वाष्प को ठंडा करना। ये किसका काम है? वो इस कंडेंसर का काम है। हमने क्या काम किया? इस कंडेंसर में इस जगह से पानी अंदर प्रवेश कराया। जो पानी अंदर प्रवेश करवाया वो पानी था अपने पास बेटा ठंडा पानी। कैसा पानी अंदर प्रवेश करवाया? हमने ठंडा पानी अंदर प्रवेश करवाया। जब इधर से ठंडा पानी गया और इसमें से गर्म भाप निकल रही है, तो जो ही वो भाप इस ठंडे पानी के कांटेक्ट में आई, भाप क्या हो गई? ठंडी, और पानी क्या हो गया? गर्म। तो हमने बोला हमने इधर से ठंडा पानी दिया और इधर से पानी जो बाहर निकला वो कैसा पानी था? वो अपने पास पानी बाहर निकला गर्म। ठंडा पानी दिया, इस ठंडे पानी के संपर्क में आते ही जो गर्म भाप थी वो क्या होगी? ठंडी। और ये ठंडा पानी कैसा हो गया? गर्म। और गर्म पानी को हम लगातार बाहर निकालते रहे और यहां से ठंडा पानी लगातार देते रहे। हाँ कि ना? जब हमने बोला लगातार ठंडे पानी के संपर्क में भाप आती गई, तो वो जो भाप थी वो सारी की सारी भाप किस में बदल गई? वो भाप वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई। जब मैंने कहा भाप वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई, तो मैंने कहा ये वाटर जो था, पानी जो था, ये अब द्रव अवस्था में बदल चुका है। ये लीजिए, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है वाटर की ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, पानी की बूंदे।
अब याद करो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि जब जल की वाष्प, जब धरती का तापमान कम होगा तो जल की वाष्प ठंडी होगी और बादल जो थे वो बादल बारिश करना शुरू कर देंगे। तो ये जल जब बूंदों में बदल गया तो यहां क्या होने लग गई, बारिश। मैंने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बारिश को। कि यहां पे क्या हो रही है, यहां पे बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। जब बारिश वहां पे हुई थी तो ध्यान रखो ये जब जल की वाष्प आ रही है तो इस जल की वाष्प के साथ साथ ये गैसें भी तो इधर आएगी, और जब जल की वाष्प द्रव अवस्था में बदलेगी तो ये गैसें इस द्रव में, इस पानी की बूंदों में घुल जाएगी, हाँ कि ना। और घुल के ये सारे का सारा जो पानी था, ये सारे का सारा पानी इसके इस इंस्ट्रूमेंट का ये जो यू आकार का जो भाग है, इस यू आकार के भाग में इकट्ठा हो जाएगा। इस यू आकार के भाग में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, हाँ कि ना। इस यू आकार के भाग को ही हमने बोल रखा है लिक्विड वाटर इन ट्रैप, वो रास्ता, वो भाग जहां पे जल की द्रव अवस्था में जल उपस्थित होता है। और ये जल जो द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, इस जल के अंदर सारी की सारी ये गैसें थी, दैट इज मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये सारी की सारी प्रारंभिक गैसें इस जल के अंदर क्या होती, उपस्थित। अब इस एक्सपेरिमेंट को लगातार हम लगभग 18 दिन तक दोहराते हैं। लगातार लगभग कितने दिन तक वो दोहराया, लगभग 18 दिन तक इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया। जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो लगभग 18 दिन के बाद हमने इस भाग से कुछ पानी को बाहर निकाला। इस वाले भाग से किसको बाहर निकाला, कुछ पानी को बाहर निकाला। ये लीजिए, मैंने बोला ये पानी बाहर निकाला जिस पानी में खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। क्या थे इस पानी में, जब इस पानी को बाहर निकाल के चेक किया तो इस पानी में खूब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उपस्थित थे, रस कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे। अब मिलर जो था, जब मिलर ने ये चेक किया कि यार ये पानी है, इसमें खूब सारे कार्बनिक पदार्थ है, तो पहले ये तो चेक करें कि कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं। तो मिलर ने क्या पाया कि इस पानी में उपस्थित थे एमिनो अम्ल। क्या उपस्थित थे, इसमें उपस्थित थे एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो थे वो एमिनो अम्ल इस पानी में क्या थे, उपस्थित थे। अब इतनी बात करते ही यार दिमाग खराब हुआ मिलर का, यार यहां पे एमिनो अम्ल बने, ऐसा ही तो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने कहा था कि जो अपने पास मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन है, ये पानी में अभिक्रिया करती है और पानी में अभिक्रिया करके सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है, और वो सरल कार्बनिक पदार्थ था अमाइनो अम्ल, और फिर सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, हाँ कि ना। अब सवाल ये था कि इसको यहां पे मुख्यतः कौन कौन से एमिनो अम्ल मिले। बच्चे मिलर को अपने इस एक्सपेरिमेंट को जब किया मिलर ने, तो उसको मुख्यतः 3 एमिनो अम्ल मिले। कौन कौन से, सबसे पहला एमिनो अम्ल है वो मेरे पास है ग्लाइसिन, दूसरा अपने पास है एलेनिन, एंड तीसरा अपने पास है वो बेटा अपने पास एस्पार्टिक अम्ल। तो जब भी बोले कि बताओ मिलर का प्रयोग किस चीज के संश्लेषण से संबंधित है, तो आप कहोगे कि मिलर का प्रयोग एमिनो अम्लों के संश्लेषण से संबंधित है, और उसे मुख्यतः कितने एमिनो अम्ल मिले थे, मेनली 3 एमिनो अम्ल मिले थे, ग्लाइसिन, एलेनिन तथा एस्पार्टिक एसिड। और इस आधार पर मिलर ने कहा था, क्या कहा था, उसने ये कहा था कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने जैसा बताया वैसे ही प्रमाण, वैसे ही परिणाम मुझे भी मेरे एक्सपेरिमेंट में मिले। इसका मतलब यह हुआ कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सही कह रही है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी सही कह रही है। मेरी बात क्लियर है? तो अगर सीधा सा कंक्लूजन पूछे तो ध्यान रखना कि मिलर ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस जो थी इनको 2:1:2 में लिया, इसके ऊपर से जलवाष्प गुजारी
कितने तापमान पे अभिक्रिया करवाई? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे अभिक्रिया कराई और फिर उसने किस चीज का संश्लेषण किया? उसने एमिनो अम्लों का संश्लेषण किया। कितने एमिनो अम्ल? मुख्यतः 3 एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक अम्ल। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। अब यही बात करते हैं कि यहां पे ये जो एनसीईआरटी माता है, ये एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, देखिएगा। सबसे पहली बात मैं बता चुका हूं कि मिलर एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में वैसा ही वातावरण बनाने की कोशिश की जैसा प्राचीन धरती पे था और फिर अपने प्रयोग किए। इसने अपने प्रयोग के लिए क्या किया सुना? इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 में लिया। चले फिर कितने टेंपरेचर पे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प के साथ एक बड़े फ्लास्क में लिया। हाँ कि ना? टेंपरेचर कितना था? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो किससे आ रहा था? स्पार्क डिस्चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा था और उसके ऊपर से किसको गुजारा था? जल वाष्प को। हाँ कि ना? किस चीज का संश्लेषण किया? तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने सरल एमिनो अम्लों का बनना प्रेक्षित किया। इसने प्रयोगों के द्वारा किस चीज को बनाया? सरल एमिनो अम्लों को बनाया। बेटा मैंने भी तो यही कहा कि मिलर ने जब इसको एनालिसिस किया तो मिलर को क्या मिला? एमिनो अम्ल इसमें क्या थे? उपस्थित। तो उसने किस चीज का बताया? उन्होंने एमिनो अम्लों के संश्लेषण के बारे में बताया। तो जब भी बोले कि बताओ मिलर का प्रयोग किस चीज के संश्लेषण से संबंधित है, तो आप कहोगे किसके संश्लेषण से? एमिनो अम्लों के संश्लेषण से संबंधित है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है? तो ये हुआ उसका पहला एक्सपेरिमेंट, पहला प्रमाण जो ये कहता है कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी एकदम सही है। चले भैया दूसरी बात, मिलर के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ और वैज्ञानिक आए और कुछ और वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोग कुछ उसी तरह से किए जैसे मिलर ने किए थे। जैसे किसने किए थे? मिलर ने किए थे। जब उन्होंने मिलर के समान ही प्रयोग किए तो उन्हें भी कुछ नई चीजें प्राप्त हुई। जैसे किसी उन वैज्ञानिकों को मिला यहां पे शर्करा मिला, नाइट्रोजन क्षारक मिले, वर्णक मिले और क्या मिला? वसा। इनका निर्माण हुआ। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब जब दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलर के समान ही प्रयोग किए तो उन्हें भी प्रयोगों में क्या प्राप्त हुआ? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, वर्णक, वसा आदि चीजें प्राप्त हुई, जिनके आधार पे उन वैज्ञानिकों ने भी कहा कि यार ये तो वैसी ही चीजें हैं जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के दौरान बनी थी। मतलब केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी क्या है? सही है। देखिए क्या कहता है, इसी प्रकार के प्रयोगों में अन्य वैज्ञानिकों ने शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि का निर्माण प्रेक्षित किया। मेरी बात क्लियर है? चले अब बात करता हूं उसका तीसरा और अंतिम प्रमाण, दैट इज उल्काओं से प्रमाण। उल्काओं से प्रमाण। बेटा आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है। क्या पता है? ये पता है आपको कि बार बार आपने सुना होगा कि उल्का पिंड धरती की तरफ आ रहे हैं। जब उल्का पिंड धरती पे आ रहे हैं, उस जगह पे ये उल्का पिंड गिर गया, उल्का पिंड धरती पे आ रहे हैं, उल्का पिंड गिर रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने उन उल्का पिंडों का अध्ययन किया। कैसे किया? देखिए, हमने माना कि अपने पास यहां पे कोई उल्का पिंड है। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पे कोई उल्का पिंड है। वैज्ञानिकों ने क्या काम किया? इस उल्का पिंड का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने इस उल्का पिंड का अध्ययन किया। जब वैज्ञानिकों ने इस उल्का पिंड का अध्ययन किया तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ये उल्का पिंड को जब लैब में अध्ययन किया तो इस उल्का पिंड के अध्ययन में उन्होंने पाया कि इसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें उपस्थित है। ये सारी चीजें क्या थी? उपस्थित थी।
जब उनको ये सारी की सारी चीजों के होने के प्रमाण मिले, किसमें होने के? उल्कापिंड में होने के, तो साइंटिस्ट लोगों की आंखें फटी रह गई। यार ये सारी की सारी चीजें तो बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं, वैसी ही चीजें हैं जैसा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने बताया था कि धरती के प्राचीन वातावरण में ये चीजें रही होगी। मतलब ये सारी की सारी चीजें किसके समान है? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी के समान है। जब उनको ये सारी की सारी चीजें मिली जो किसके समान थी? जो अपने पास रासायनिक विकास के समान थी। सारी सारी किस चीज के समान थी? रासायनिक विकास में जैसा बताया था उसी के समान थी। तो वैज्ञानिकों ने एक और रिजल्ट निकाला। क्या निकाला? उन्होंने बोला कि इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में धरती के अलावा भी दूसरी जगह है जहां अभी रासायनिक विकास, रासायनिक उद्विकास हो रहा है। रासायनिक उद्विकास हो रहा है, हां कि ना? क्योंकि जब रासायनिक उद्विकास हो रहा है तभी तो उल्का पिंडों में ये सारी की सारी चीजें क्या थी? उपस्थित। हां कि ना? हां कि ना? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला? इन्होंने इनको देख के रिजल्ट निकाला कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं अभी भी रासायनिक विकास चल रहा है। तो उसने निकाला कि अंतरिक्ष में अभी भी रासायनिक उद्विकास चल रहा है। चल रहा है मतलब आने वाले करोड़ों अरबों वर्षों में ऐसा हो सकता है कि धरती के अलावा अंतरिक्ष के दूसरे भाग में भी जीवन उत्पन्न हो जाए। ये किसके आधार पे पता चला? ये पता चला जब उल्का पिंडों का किया अध्ययन, उस अध्ययन के आधार पर ऐसा पता चला। चले तो अब यही बात है कि इस चीज में एनसीईआरटी माता क्या कहती है, देखिएगा। एनसीईआरटी क्या कहती है कि उल्काओं की अंतर वस्तुओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ, जब हमने उल्काओं का अध्ययन किया तो प्रकट हुआ कि ठीक ऐसी ही प्रक्रियाएं, किसके जैसी? रासायनिक उद्विकास जैसी प्रक्रियाएं अंतरिक्ष में किसी अन्य स्थान पर भी घटित हो रही है। यही तो हमने बोला कि जब उल्का पिंडों का अध्ययन किया तो ये सारी की सारी चीजें उसमें उपस्थित थी। इन चीजों के उपस्थित होने का प्रमाण क्या था? कि धरती के किसी ना किसी, अंतरिक्ष के किसी ना किसी भाग में अभी भी रासायनिक उद्विकास चल रहा है। यही बात तो उसने एक्सप्लेन की। चलूं मैं आगे, मेरी बात एकदम क्लियर है। तो कहने का मतलब अब हमें यह पता चल गया कि रासायनिक इवोल्यूशन थ्योरी जो है वो एकदम सही है। तो अभी तक की सबसे ज्यादा सही थ्योरी जो थी वो रासायनिक उद्विकास थ्योरी, या मैं कह दूं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ही है। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है? यस कि नो? अब अपने पास एक बात निकल के आई। सर अभी तक हम इस बात के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि धरती पर सबसे पहला जीवन कैसे आया। पता चल गया कि केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि धरती पे पहला जीव बना, वो निर्जीव चीजों से करोड़ों अरबों वर्षों में बना, मतलब बायोजेनेसिस के द्वारा, जीवोत्पत्ति के द्वारा बना। ये बात कौन कहती है? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी कहती है। अब बड़ा सवाल ये आया कि सर पहला जीव तो बन गया, लेकिन उस प्रथम जीव से, पहली लाइफ से विभिन्न प्रकार की जो जातियां थी, विभिन्न प्रकार की जैविक विविधताएं जो थी, वो कैसे आई? धरती पे अलग अलग तरह के जीवों की जातियां कैसे बनी? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने था। चलिए बात करते हैं कि वो जातियां कैसे आई। अभी अगली स्लाइड से अपन बात शुरू करते हैं। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? देखिएगा, अब सबसे पहले अपन बात करने सवाल का जवाब ये देंगे
कि धरती पर प्रथम जीवन के बाद विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इस सवाल का जवाब देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा, वैज्ञानिक लोगों का ऐसा मानना है कि जब धरती की उत्पत्ति हुई थी, उस प्रारंभ से लेकर जब कोजरवेट बना, क्या बना? कोजरवेट बना, जिसको हमने प्रोटोबायोंट कहा था, प्रोटोबायोंट बना, वहां तक के इवोल्यूशन को बोलते हैं रासायनिक उद्विकास। क्या बोलते हैं? रासायनिक उद्विकास। तो हमने बोला प्रारंभ से लेके कहां तक का? कोजरवेट के निर्माण तक। प्रारंभ से लेके किसके निर्माण तक? कोजरवेट जो बने थे उनके निर्माण तक का उद्विकास है, उसको बोलते हैं रासायनिक उद्विकास। उसको अपन बोलते हैं रासायनिक उद्विकास। चले, अब वो कह रहा है कि कोजरवेट बन गई, कोजरवेट से जो फर्स्ट सेल बनी वहां तक के विकास को बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, दैट इज जैविक उद्विकास। तो हमने बोला आगे क्या था? कोजरवेट से प्रथम सेल बनने तक का विकास। प्रथम कोशिका बनने तक के निर्माण तक का था, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविक उद्विकास। एंड सबसे लास्ट में एक कोशिका का निर्माण हो गया। उस एक कोशिका के निर्माण से लेके वर्तमान में जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उसको बोलते हैं कार्बनिक उद्विकास, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो मैंने बोला प्रथम कोशिका से लेकर वर्तमान में होने वाला विकास, उसको अपन बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जब भी बोले कि बताओ वर्तमान में धरती पे कौन सा उद्विकास हो रहा है, कौन सा इवोल्यूशन हो रहा है, आप कहोगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मतलब कार्बनिक उद्विकास या कार्बनिक विकास हो रहा है। हां कि ना? चले, तो अब अपने पास हमने इस उद्विकास को अलग अलग चरणों में डिवाइड कर लिया कि कब तो आपको रासायनिक उद्विकास बताना है, कब आपको बायोलॉजिकल जैविक उद्विकास बताना है, कब आपको ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक उद्विकास बताना है। लेकिन सवाल अभी भी अपना वही है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि आप हमें बताइए सर कि प्रथम कोशिका बनने के बाद विभिन्न प्रकार की जीवों की जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, यही हमारा सवाल है। जब आपका सवाल है तो मैं जवाब पहले ही दे चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला प्रथम कोशिका बन गई, उसके बाद वर्तमान में भी जो चल रहा है वो सारे का सारा कैसा है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब उस एक कोशिका से, एक कोशिकीय जीव से विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों की उत्पत्ति जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट इज कार्बनिक उद्विकास की वजह से हुई है, कार्बनिक उद्विकास की वजह से हुई है। अब सवाल सबसे बड़ा यही था कि सर कार्बनिक उद्विकास जो है, जो आप वर्ड बोल रहे हो, ये क्या होता है? कार्बनिक उद्विकास क्या होता है? सुनिएगा बेटा, एक कार्बनिक उद्विकास के लिए वैज्ञानिकों ने एक टैगलाइन दी। क्या दी? एक टैगलाइन। क्या दी? टैगलाइन थी डिसेंट विद
मॉडिफिकेशन, टैगलाइन दी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो जब भी पूछे कि बताओ कार्बनिक उद्विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या, तो आप क्या कहोगे, यह है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सवाल, सर इस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है बच्चे? देखिए, इस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि पूर्ववर्ती सरल जीवों से वर्तमान जटिल जीवों की उत्पत्ति जो है, वो उत्पत्ति करोड़ों अरबों वर्षों में छोटे तथा क्रमिक परिवर्तनों के कारण हुई। किसके कारण हुई? छोटे तथा क्रमिक परिवर्तनों के कारण हुई। ये किसका मतलब है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब है। चले, मतलब ये हुआ कि ये कह रही है कि अपने पास पूर्ववर्ती सरल जीव जो थे, पूर्ववर्ती सरल जीव जो थे वो किस में बदल गए? वर्तमान जटिल जीव में बदल गए। किस में बदल गए बेटा? वर्तमान जटिल जीव में बदल गए, हाँ कि ना? तो अब सवाल था कि पूर्ववर्ती सरल जीव जो थे उनसे वर्तमान जटिल जीव विभिन्न प्रकार की जाति कैसे बनी? तो वो क्या कहता है, सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि पूर्ववर्ती स्मॉल जीव जो थे, इनसे जो वर्तमान जटिल जीव बने वो करोड़ों अरबों वर्षों में बने। किसकी वजह से? छोटे तथा क्रमिक परिवर्तनों के कारण। तो कहने का मतलब पूर्ववर्ती सरल जीव किस में बदल गए? वर्तमान जटिल जीव में बदल गए। किसके कारण? सरल तथा छोटे तथा क्रमिक परिवर्तन के कारण करोड़ों अरबों वर्षों में। तो ये क्या हुआ? करोड़ों अरबों वर्षों में छोटे तथा क्रमिक परिवर्तन के कारण। यस कि नो? तो बात का मतलब क्या निकला? जो मैंने लिखा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब यह निकला कि पूर्ववर्ती सरल जीव जो है वो करोड़ों अरबों वर्षों में छोटे तथा क्रमिक परिवर्तन के कारण किस में बदल गए? वर्तमान जटिल जीव में बदल गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक कोशिकीय जीव बने थे, उन एक कोशिकीय जीवों से विभिन्न प्रकार की जैव विविधता या विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों की उत्पत्ति करोड़ों अरबों वर्षों में हुई, छोटे तथा क्रमिक परिवर्तनों के कारण, या मैं सीधा बोलूं कार्बनिक उद्विकास के कारण विभिन्न प्रकार की जातियां बनी। अब सवाल आया, सर एक बार के लिए हम आपकी बात मान ले कि जो विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियां बनी, वो जीवों की जातियां कार्बनिक उद्विकास की वजह से बनी है, और इसको होने में करोड़ों अरबों वर्षों का टाइम लग गया। बिल्कुल ठीक है, हमने आपकी बात मानी। लेकिन क्या आपके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि वर्तमान में धरती पे जो उद्विकास हो रहा है वो कार्बनिक उद्विकास हो रहा है, और इस कार्बनिक उद्विकास से ही विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों की उत्पत्ति हुई? क्या इस बात का आपके पास कोई प्रमाण है? मैं कहूंगा यस। बहुत सारी चीजें थी जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए दी गई, बहुत सारी बातें बताई गई जो इस बात का प्रमाण है कि धरती पे वर्तमान में कार्बनिक उद्विकास हो रहा है, तथा जो विभिन्न प्रकार की जीवों की जातियां बनी हैं वो भी इस कार्बनिक उद्विकास का ही परिणाम है। अब बात थी कि सर हमें अब बताइए वो प्रमाण जो ये साबित कर दे कि वास्तव में धरती पे कार्बनिक उद्विकास हो रहा है और कार्बनिक उद्विकास के परिणाम स्वरूप हुई विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई है। चलिए देखते हैं। अपन इसके बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कार्बनिक उद्विकास के
प्रमाण के बारे में, कार्बनिक उद्विकास के प्रमाण के बारे में देखिएगा। बेटा इसके प्रमाण में सबसे पहला प्रमाण है अपना, वो है जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोओंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोओंटोलॉजिकल एविडेंस। आपको मैं बता दूं कि ये जीवाश्म विज्ञान के जो प्रमाण है, ये प्रमाण सबसे ज्यादा सही प्रमाण है और ये एररलेस है, इनमें गलती होने के कोई भी चांस नहीं है। तो जब भी पूछे कि बताओ सबसे अच्छे प्रमाण कौन से हैं, तो आप कहोगे जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। और ये प्रमाण जो है ये मेरे पास है सर्वमान्य। ये प्रमाण कैसे भैया, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल प्रमाण है। और ये कैसे हैं, एररलेस। कैसे हैं, एररलेस। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। अब सवाल था सर हम जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए ये वर्ड जो यहां पे बोला गया जीवाश्म, इस जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब क्या होता है? बच्चे देखिए, बच्चे जब हम चट्टानों की खुदाई करते हैं तो उन चट्टानों की खुदाई में हमें पहले के जीवों के शरीर के कुछ कठोर भाग मिल जाते हैं। पहले के जीवों के शरीर के कुछ कठोर भाग मिल जाते हैं, जैसे किसी की खोपड़ी मिल गई, किसी के शरीर की कोई दूसरी हड्डी मिल गई, किसी के दांत मिल गए, हाँ कि ना। तो चट्टानों की जब खुदाई करी तो पहले जो जीव थे उन पहले वाले जीवों के शरीर के क्या मिल गए, कठोर भाग। और वो जो शरीर के कठोर भाग है उन कठोर भागों को क्या बोलते हैं, जीवाश्म। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। तो सीधा सा मतलब जब भी पूछे कि बताओ जीवाश्म है क्या, तो आप क्या कहोगे, कहोगे कि चट्टानों से प्राप्त होने वाले पुराने जीवों के शरीर के कठोर या ठोस भागों को ही हम क्या बोल देते हैं, जीवाश्म। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। बेटा एनसीईआरटी ने डेफिनेशन जीवाश्म की क्या दी है, देखिएगा। चट्टानों से प्राप्त पुराने जीवों के ठोस भागों के अवशेष, शरीर के जो ठोस भाग मिल रहे थे, किसी की हड्डी मिल रही थी, किसी की खोपड़ी मिल रही थी, किसी के दांत मिल रहे थे, उन ठोस भागों के अवशेष को क्या बोल देते अपन, जीवाश्म। क्या बोल देते अपन, जीवाश्म। अब सवाल यह था सर आपने कहा कि जीवाश्म जो मिलते हैं वो जीवाश्म किस में मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आगन्य, अवसादी तथा कायांतरित। 3 प्रकार की है, आगन्य, अवसादी तथा कायांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये जीवाश्म जो है, ये जीवाश्म कौन से प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि जीवाश्म सामान्यतः कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और जैव विकास के समर्थन में सबसे स्वीकार्य साक्ष्य है, इसीलिए मैंने लिखा ये कैसा है, सर्वमान्य, और कैसा है, एररलेस। इसलिए सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो कौन से प्रमाण को दी जाती है, जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण को दी जाती है। यस कि नो, हाँ कि ना। अब ये बात समझने के लिए कि सर ये जीवाश्म कैसे बने, हमें पहले ये समझना होगा कि ये चट्टानें कैसे बनती है। ये अवसादी जो चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों को ही इंग्लिश में हम बोल के चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हमें ये देखना होगा कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये अवसादी चट्टानें हैं। ये अवसादी चट्टानें बनती कैसे हैं, हमें सबसे पहले इस चीज का पता करना होगा। करे भाई पता, बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। मैं पहले चट्टान के बारे में बताऊंगा और उसके बाद ये जो एनसीईआरटी की कुछ लाइन लिखी हुई है इनको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। हमने धरती का अर्थ जो क्रस्ट है उसका एक छोटा सा सेक्शन लिया, या मैं सीधा सा कहूं कि मैंने एक चट्टान का एक क्रॉस सेक्शन लिया। मेरे पास ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ
रॉक। कौन सी रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। चले, हमने मान लिया कि मेरे पास ये किसी सेडिमेंट्री रॉक का, चट्टान का क्रॉस सेक्शन है। हाँ कि ना? अब बेटा सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान जो है, उसका निर्माण जो होता है वो सेडिमेंटेशन से होता है, जमाव से होता है। कैसे बच्चे? हुआ क्या कि आदि महासागर जो था, उन आदि महासागरों के पेंदे में धीरे 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 मटेरियल जो था, पदार्थ जो थे, वो जमा होते रहते हैं और उनके जमा होने से, जमा होते होते रहने से करोड़ों वर्षों में चट्टान का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? चट्टान का निर्माण। तो हमने माना कि मान लीजिए यहां पे कोई समुद्र था, इस समुद्र के पेंदे में धीरे 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 मिट्टी की परतें बनना शुरू हुई, धीरे धीरे मिट्टी की और दूसरे पदार्थों की परतें बनना शुरू हुई। हमने कहा कि इसके पेंदे में सबसे पहले ये व्हाइट वाली परत बन गई। ये लीजिए, ये है पहली परत। हाँ कि ना? व्हाइट वाली परत बन गई। चले, उसके बाद समय गुजरता गया, धीरे 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 इस परत के ऊपर दूसरी परत बन गई। ये लीजिए, हमने बोला इसके बाद टाइम गुजरता गया और इस व्हाइट वाली परत के बाद यहां पे आके दूसरी परत बन गई, मान लीजिए ग्रीन वाली परत बन गई। फिर धीरे 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 समय गुजरता गया और धीरे धीरे ये ग्रीन वाली जो परत थी, इस ग्रीन वाली परत के ऊपर की साइड और परत बन गई। हमने बोल दिया ये ब्लू वाली परत बन गई। धीरे 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 फिर समय गुजरता गया और इसके बाद यहां पे एक और परत बन गई। हमने बोल दिया ये सबसे ऊपर की साइड बन गई, ये मेरे पास पीली वाली परत बन गई। हाँ कि ना? तो जब मैं एक चट्टान को ऐसे काटूंगा, उसका सेक्शन लूंगा, तो उस सेक्शन में ये सारी की सारी परतें ऐसे ही दिखाई देगी। यस कि नो? हाँ कि ना? ये सारी की सारी परतें मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगी। ये पीली वाली परत सबसे ऊपर बनी, जो परत सबसे ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये परत सबसे बाद में बनी है, और जो परत बिल्कुल पेंदे में, समुद्र के पेंदे में बिल्कुल नीचे गहराई में स्थित है, इसका मतलब वो परत सबसे पहले बनी है। हाँ कि ना? अब सवाल ये पूछेगा कि मेरे पास ये पीली वाली, नीली वाली, हरी वाली और सफेद वाली, ये क्या है? अवसादी चट्टान की परतें हैं। क्या है मेरे पास? मैं कह दूं, ये जो है मेरे पास, ये अपने पास है, ये अवसादी चट्टान की परतें हैं। ये मेरे पास क्या है? अवसादी चट्टान की परतें। क्या भैया? ये मेरे पास है अवसादी चट्टान की परतें। अब एक सवाल आपसे पूछेगा, बहुत ध्यान से बताएगा, वो कहेगा क्या अवसादी चट्टान की ये सारी की सारी परतें एक ही समय पे बनी थी? तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये परतें एक ही समय पे नहीं बनी, ये परतें अलग अलग समय पे बनी थी, अलग अलग समय पे बनी थी, और पूरी चट्टान को बनने में करोड़ों वर्ष लग गए थे, करोड़ों वर्ष लग गए थे। तो मैं कहूं कि एक परत को बनने में कम से कम हजारों वर्ष लगे होंगे। हजारों वर्ष में ये व्हाइट वाली बनी, उसके हजारों वर्ष बाद फिर ये वाली बनी, उसके हजारों वर्ष बाद नीले वाली बनी, उसके हजारों वर्ष बाद पीले वाली बनी। हाँ कि ना? तो ये सारी की सारी परतें एक ही समय पे बनी कि अलग अलग समय पे बनी? तो ये सारी की सारी चट्टाने की परतें जो थी, ये बनी बेटा अलग अलग समय पे बनी। हाँ कि ना? मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चले, तो ध्यान रखना कि अवसादी चट्टानें जो थी, उन अवसादी चट्टानों का निर्माण आदि महासागरों में पदार्थों के जमाव के कारण, परतें जमने के कारण होता है, और वो जो परतें हैं, उन परतों का निर्माण अलग अलग समय पर होता है। किस पे होता है बेटा? अलग अलग समय पर होता है। हां कि ना? चलूं मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चे, अपने पास हमने इस चट्टान की खुदाई करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? खुदाई करना शुरू किया। जब हमने इस चट्टान की खुदाई की, तो हमने क्या देखा कि
ये चट्टान जो थी, इस चट्टान की ये पीले वाली परत थी। इस पीले वाली परत में हमें किसी जीव की हड्डियां मिली। किसी जीव की क्या मिली? हड्डियां मिली। मैंने बोला वो जीव जो था, उस जीव के क्या मिले? जीवाश्म मिले, और उनको बोल दिया ए प्रकार का जीवाश्म। क्या बोल दिया भैया? उसको हमने बोल दिया ए जीवाश्म। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट। फिर हम खुदाई करते गए। जब हम खुदाई करते गए तो हमने नीली वाली परत पे पहुंचे, और जब नीली वाली परत पे पहुंचे तो हमने देखा कि ये जो नीली वाली परत है, इस नीली वाली परत पर हमें फिर अवशेष मिले। यहां पे किसी दूसरे तरह के जीव के मिले, हड्डियां मिली, शरीर के कठोर भाग मिले। वो थे मेरे पास बी प्रकार के अवशेष या बी जीव के अवशेष। फिर आगे गए। जब हम ग्रीन वाली परत में पहुंचे तो मान लीजिए इस ग्रीन वाली परत में हमें किसी सी टाइप के जीव के अवशेष मिले। फिर हम पहुंचे अपने पास सफेद वाली परत में, और जो ही हम सफेद वाली परत में पहुंचे तो मान लीजिए यहां पे हमें डी प्रकार के जीव के अवशेष मिले। हाँ कि ना? अब ये सारे के सारे जीवाश्म मिले हैं या अवशेष मिले हैं, ये जीव के शरीर के क्या है बेटा? कठोर भाग है। क्या है? कठोर भाग। तो ध्यान रखना, जब जीवाश्म के रूप में किसी भी जीव के शरीर के कठोर भाग मिले तो ऐसे जीवाश्म को, ऐसे फोसिल को बोलते हैं पेट्रीफाइड फोसिल। क्या बोलते हैं? पेट्रीफाइड फोसिल। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे पास ये चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे सी वाला हो, चाहे डी वाला, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये मेरे पास है बेटा पेट्रीफाइड फोसिल। ये मेरे पास कैसे फोसिल्स है? ये ध्यान रखना, ये कौन से फोसिल है? पेट्रीफाइड फोसिल है। और पेट्रीफाइड फोसिल जो है ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म है। मैंने बोला ये मेरे पास है सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म। तो जब भी कहे कि बताओ सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म कौन से है, आप कहोगे पेट्रीफाइड फोसिल है। और जब ये सबसे सामान्य प्रकार के हैं तो इनके मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिलने की प्रायिकता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन से जीवाश्म पाए जाते हैं? पेट्रीफाइड जीवाश्म। पहली बात। दूसरी बात, ये पेट्रीफाइड जीवाश्म जो होते हैं ये बनते हैं शरीर के ठोस और कठोर भागों से। शरीर के ठोस कठोर भागों से, जैसे अस्थि से, उपास्थि से, दांतों से। तो किससे बने होते हैं? मैंने बोला शरीर के कठोर भागों से बने होते हैं। एग्जाम्पल ने कैसे? जैसे हड्डियां, बोन, दांत, उपास्थि, कार्टिलेज आदि इनसे बनते हैं। हाँ कि ना? तो जब भी कहे बताओ सबसे सामान्य प्रकार के फोसिल कौन से, आप कहोगे पेट्रीफाइड फोसिल। वो कहेंगे किससे बनते हैं? शरीर के कठोर भागों से बनते हैं। वो कहेंगे सामान्यतः फोसिल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आप बोलोगे अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें जो थी उसकी परतों का निर्माण एक समय पे होता है कि अलग अलग समय पे होता है? अलग अलग समय पे होता है। हाँ कि ना? चलो मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं। अब और आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मुझे इस पीली वाली परत में ये ए जीव का फोसिल मिला। हाँ कि ना? अगर मुझे पीले वाली परत में ए जीव का फोसिल मिला तो पक्की बात ये थी कि ये ए जीव जो था, ये ए जीव का शरीर जो था वो इस पीली वाली परत में कब दबा होगा? जब पीली वाली परत बन रही होगी। हाँ कि ना? जब पीली वाली परत बन रही होगी तभी ये ए वाला जीव था, ये ए वाला जीव इस पीली वाली परत में दब गया होगा और उसका फोसिल बन गया, जीवाश्म बन गया। यही तो बात। ये बी वाला जो जीव था, इस बी वाला जीव जो था इसका फोसिल मिला, वो नीली परत में मरा। मतलब जब नीली परत बन रही थी उस समय पे ये बी वाला जीव इसमें दब गया, इसलिए इसका फोसिल यहां पे मिला। इसी तरह पीले वाले सी वाले जीव का फोसिल मिला, वो इस हरी वाली परत में मिला। इसका मतलब जब हरी परत बन रही थी
तब ये सी वाला जीव इसमें दब गया, इसका फोसिल बन गया। इसी तरह डी वाले जीव का फोसिल इस सफेद वाली परत में बना। मतलब जब सफेद परत बन रही थी तो ये डी वाला जीव दब गया और इसका फोसिल बन गया। हां कि ना? हां कि ना? तो एक बात पे गौर फरमाइएगा, मैं ये बात कह दूं कि जब सफेद परत बन रही थी, उस सफेद परत के बनने के समय धरती पर इस डी तरह के जीव रहते थे। हाँ कि ना भाई? डी तरह का जीव रहता था तभी तो वो इस परत में दबा। अगर ये जीव ही धरती पे नहीं रहता तो इस परत में कहां से दबता? यस कि नो? फिर हमने कहा जब हरी वाली परत बनी उस टाइम पे धरती पे सी तरह का जीव रहता होगा तभी तो वो दबा। सिमिलरली नीले वाली परत बनी तब बी तरह के जीव धरती पे रहते होंगे। हाँ कि ना? जब पीले वाली परत बनी तो ए तरह के जीव धरती पर रहते होंगे। यस कि नो? अब अपने से पूछे कि बताओ इन परतों में से सबसे पुरानी परत कौन सी है? तो कहोगे सबसे पुरानी परत कौन सी थी चट्टान की जो सबसे पहले बनी? सबसे पहले कौन सी बनी? सफेद वाली। तो मैं ये कह दूं ये सफेद वाली जो है ये मेरे पास क्या है बेटा? ये अपने पास है सबसे पुरानी परत। हां कि ना? जब भी कहे कि बताओ सबसे नई परत कौन सी थी? सबसे नई परत वो जो सबसे बाद में बनी। सबसे बाद में कौन सी बनी? सबसे बाद में बनी पीले वाली परत। तो ये मेरे पास है सबसे नई परत। हां कि ना? अब इसी हिसाब से अंदाजा लगाना, मतलब सबसे पहले कौन सी परत बनी? सफेद वाली, उसके बाद हरी वाली, उसके बाद नीले वाली और उसके बाद पीले वाली। पीले वाली सबसे बाद में बनी। हाँ कि ना? अब इसमें मुझे मिला ए वाला फोसिल, इसमें मिला बी वाला फोसिल, इसमें मिला सी वाला और इसमें डी वाला। अगर वो कहे कि बताओ इनमें से सबसे पुराना फोसिल, सबसे पुराना अवशेष कौन सा है? सबसे पुराना अवशेष वो जो सबसे पुरानी परत में उपस्थित है, मतलब डी वाला सबसे पुराना, फिर सी वाला, फिर बी वाला और फिर ए वाला। तो जब भी कहे कि बताओ फोसिल की ऐसे डायग्राम बना के दे और पूछे बताओ ए बी सी और डी में सबसे कम उम्र का फोसिल कौन सा है? सबसे कम उम्र का मतलब सबसे नया फोसिल कौन सा है? तो सबसे नया फोसिल वो जो सबसे नई परत में है। और सबसे नई परत कौन सी है? पीले वाली, दैट इज ए वाले फोसिल की उम्र सबसे कम। उससे ज्यादा उम्र का फोसिल है बी वाला, उससे ज्यादा उम्र का है सी वाला और सबसे ज्यादा उम्र का फोसिल है डी वाला। हां कि ना? तो मैं यहां कह दूं कि अपने पास बात करके चलें कि अपने पास फोसिल की एज का क्रम, अगर फोसिल की एज का क्रम पूछे तो मैं क्या कह दूं? सबसे ज्यादा उम्र का डी वाला, उसके बाद सी वाला, उसके बाद बी वाला और सबसे कम एज का कौन सा है? ए वाला। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलूं मैं आगे। अब मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी की ये क्या कह रही है? ये कह रहा है भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए जाते हैं जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। तलछट मतलब परत, यही तो बात हमने कही। अलग अलग परत में अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। यहां पे डी तरह का, यहां पे सी का, यहां पे बी का, यहां पे ए का। ये इस बात का प्रमाण है कि ये जीव कब दबे थे इन परतों में? जब इन परतों का निर्माण हुआ। यही बात इन्होंने यहां पे लिख दी। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत? अगली लाइन में देखना। पृथ्वी के इतिहास में विभिन्न समयों पर नए जीवन रूप प्रभाव प्रकट हुए, अर्थात उद्विकास हुआ। भैया मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि ये परतें जो थी, ये परतें अलग अलग समय पे बनी और अलग अलग समय पे बनी तो इनमें अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए। तो इसका प्रमाण ये था कि धरती पे अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न होते रहे, मतलब धरती पे उद्विकास हुआ। हां कि ना? तो जब अलग अलग समय पे धरती पे अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए तो कहने का मतलब ये व्हाइट वाली परत थी,
ये अलग तरह के मटेरियल से बनी थी, ग्रीन वाली अलग तरह के मटेरियल से बनी थी, ब्लू वाली अलग तरह के मटेरियल से बनी थी, येलो वाली अलग तरह के मटेरियल से बनी थी। मतलब कि धरती के अंदर जो मटेरियल था वो धरती के अंदर भूगर्भ का मटेरियल भी तो था, वो अलग अलग था। जियोलॉजी ऑफ अर्थ जो थी, भूगर्भ विज्ञान क्या कहता है? भूगर्भ विज्ञान कहता है कि भूमि के गर्भ के अंदर प्रेजेंट मटेरियल जो था वो अलग अलग तरह का मटेरियल था, और अलग अलग तरह का मटेरियल था मतलब धरती का वातावरण जो था वो अलग अलग तरह का था, और उस अलग अलग तरह के वातावरण में अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए, मतलब उद्ध विकास हुआ। चलू मैं आगे, तो इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी। क्या लिखा? ये कह रहा है पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री पृथ्वी के जैव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे जैसे धरती के अंदर परिवर्तन होता गया, धरती पे उसी तरह से जीवन में भी परिवर्तन आता गया। पुराने जीव थे वो धीरे 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 खत्म होते गए, और नए ज्यादा विकसित ज्यादा अनुकूलित जीव जो थे वो धरती पर उत्पन्न होते रहे। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है कि पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जैव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। नहीं है भाई? अरे चलू बोल, पक्का? देखिएगा तो अब हम बात कर चुके थे, वो बात कर चुके हैं किस चीज के बारे में? जीवाश्म के बारे में। अब हम जीवाश्म के बारे में बात कर चुके, जीवाश्म हमने निकाल लिए। अब हमारे पास एक बड़ा सा सवाल है। क्या सवाल है? कि सर अगर हमें किसी जीवाश्म की उम्र पता करनी हो, एज पता करनी हो, तो वो कैसे करें? था सवाल कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे होता है? बेटा इसके बारे में बात करने के लिए हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं। हम फिजिक्स वाले थोड़े से पोर्शन को एक सुपरफिशियली समरी की फॉर्म में बात करते। देखिए बच्चे, केमिस्ट्री में एक टर्म आपने पढ़ी होगी, आइसोटोप्स। क्या पढ़ी होगी? आइसोटोप्स, हाँ कि ना? और वो आइसोटोप्स जो है वहां पे एक टर्म पड़ी होगी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो यहां पे जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए हम काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। किसके द्वारा? हमने बोला आयु का निर्धारण किया जाता है, वो किया जाता है रेडियो एक्टिव डेटिंग द्वारा, रेडियो एक्टिव डेटिंग द्वारा। और इस रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या करता है? इसमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, हम उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु का पता कर लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है ये कितने साल पहले दबा था, कितनी मात्रा में दबा था, और उसकी आयु का पता करने के बेसिस पे हम बता देते हैं उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधार पर ही कि जितनी आयु इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की हुई है उतनी ही आयु इस जीवाश्म की है। अब सवाल था कैसे? बच्चे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास होते हैं, वो होते हैं बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा अस्थायी होते हैं, और उसका एक नियत दर से क्षरण होता रहता है, वो नियत दर से टूटते रहते हैं, और टूट के किस में बदलते रहते हैं? और टूट के नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बदलते रहते हैं, हाँ कि ना? तो जब भी पूछे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये होते हैं अस्थायी तथा नियत दर से इनका क्या होता रहता है? क्षरण। मैंने कहा ये कैसे हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। दूसरी बात, इनका नियत दर से क्या होता रहता है? क्षरण। दूसरी बात क्या थी? नियत दर से
क्षरण होता रहता है। अब सवाल था कि जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नियत दर से इनका क्षरण होगा तो ये किस में बदलेंगे? बच्चे ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? मैंने कहा कि ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बदलते हैं। चले भैया, अब ये पूरा का पूरा जो बदलाव होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, इससे हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करेंगे? बेटा सीधा सा तरीका है। तरीका क्या था कि चट्टान जब बन रही थी उस चट्टान में अगर कोई जीवाश्म दबा था तो उस टाइम उस जीवाश्म के साथ में वहां पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ भी तो दबा होगा। तो चट्टान में उपस्थित उस रेडियो एक्टिव पदार्थ जो था उसकी ये क्षरण की जो दर है उस क्षरण की दर के आधार पर या फिर जीवाश्म में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षरण की दर को अपन चेक करके उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, हमने कहा कि अपने पास कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक फिक्स अमाउंट है। क्या है? उस रेडियो एक्टिव मेटल का एक फिक्स अमाउंट है। मान लीजिए मेरे पास ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इस रेडियो एक्टिव मेटल का अमाउंट मेरे पास 10 ग्राम था। कितना अमाउंट था? मान लीजिए इसका अमाउंट था 10 ग्राम था। मैंने कहा कि 500 साल के बाद ये जो था इसका आधा अमाउंट टूट जाएगा और आधा टूट के क्या बना लेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये पदार्थ जो था ये 500 साल के बाद केवल आधी मात्रा में बचेगा। मतलब पहले 10 ग्राम था तो कितनी मात्रा में बचेगा? 5 ग्राम मात्रा में बचेगा। हाँ कि ना? तो अगर मैं ये देखूं कि 500 साल के बाद चट्टान में मेरे पास 5 ग्राम तो मिले मुझे नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल और 5 ग्राम मिले ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो इसका मतलब वो नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल जो 5 ग्राम मिला वो किससे बना? वो इस रेडियो एक्टिव से बना। तो इसके कितने भाग का क्षरण हो गया? इसके 50%, मतलब आधे भाग का क्षरण हो गया। तभी तो आधा नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो इसका मतलब कि आधा भाग टूटने में कितना समय लगा? 500 वर्ष का समय लगा। इस आधार पे मैं बोल सकता हूं कि इस जीवाश्म की आयु भी कितनी होगी? 500 साल, क्योंकि इस जीवाश्म के पास जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका आधा भाग टूटकर नॉन रेडियो एक्टिव पदार्थ बनना चुका है। मतलब ये काम कितने समय में पूरा हुआ? लगभग 500 साल में। इसलिए जीवाश्म भी लगभग 500 वर्ष पुराना होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो मैं ये कहूं कि जब भी आपसे कोई पूछे कि हाफ लाइफ क्या होती है, अर्ध जीवन काल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे भाग को टूटकर नॉन रेडियो एक्टिव पदार्थ के बनने में जो समय लगता है उस समय को ही हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ, अर्ध जीवन काल। तो कैसे हुआ? क्या हमने बोला कि अपने पास रेडियो एक्टिव तत्व का आधा भाग, मैंने कहा हुआ क्या? अपने पास रेडियो एक्टिव तत्व का आधा भाग, मतलब 50% भाग टूटकर क्या बनाता है? नॉन रेडियो एक्टिव तत्व। टूटकर क्या बनाता है? नॉन रेडियो एक्टिव तत्व। तो इसके आधे भाग को टूटकर नॉन रेडियो एक्टिव तत्व बनाया, तो वो समय जिसमें इसका आधा भाग टूटा उस समय को ही क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। इस समय को ही क्या बोलते हैं? ये समय ही मेरे पास है बेटा हाफ लाइफ।
चलें, तो जब भी पूछे कि बताओ किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ क्या होती है, तो आप कहोगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की हाफ लाइफ वो होती है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व का आधा भाग टूटकर नॉन रेडियो एक्टिव तत्व में बदल जाए। उस पूरे के पूरे समय को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ या अर्ध जीवन काल। चलो मैं आगे। अब सवाल यह था कि आपने ये बताया कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग द्वारा होता है, और रेडियो एक्टिव डेटिंग में किसको काम में लेते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के अर्ध जीवन काल दैट इज हाफ लाइफ को काउंट कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम जीवाश्म की आयु के बारे में बता देते हैं कि इस जीवाश्म की आयु लगभग इतनी होगी। चलो भैया, तो उसके कौन कौन से मेथड है बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करके चले तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण का सबसे पहला मेथड है वो है रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। चले भैया, होता क्या है? होता यह है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई जीवाश्म है, और ये जीवाश्म क्या है? ये मेरे पास है कोई जीवाश्म। ये जीवाश्म में मैंने बोल दिया मेरे पास कोई बोन है, हड्डी है। ये जो बोन है, हमारी हड्डी है, इस हड्डी में एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाया जाता है। वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप मेरे पास है, वो है कार्बन 14। कौन सा है? कार्बन 14। जंतु के शरीर में ये कार्बन 14 है, ये पादपों से आता है। किससे आता है? पादपों से आता है। ये कार्बन 14 जो है ये मेरे पास है बेटा कैसा? R4 रेडियो एक्टिव है। और इस कार्बन 14 का क्षरण होता है, और क्षरण होके ये किस में बदलता है? ये नाइट्रोजन 14 में बदलता है, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। हाँ कि ना? तो हुआ क्या? अगर मेरे को कोई अवशेष मिला और उस अवशेष में मैं काउंट कर लूं कि अपने पास उस जगह पे N14 कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितनी मात्रा में उपस्थित है। मान लीजिए मेरे पास इस N14 की मात्रा पहले मान लीजिए 10 ग्राम थी। पहले कितनी थी? 10 ग्राम थी। इस 10 ग्राम में से इसका 5 ग्राम भाग जो है वो तो मुझे अभी भी मिला, और उस बचा हुआ 5 ग्राम जो था वो बचा हुआ 5 ग्राम किस में बदल गया? N14 में बदल गया। किस में बदल गया? N14 में। तो मेरे पास अभी क्या है? 5 ग्राम N14 है और 5 ग्राम C14 है। तो मैंने दोनों को ऐड किया तो आइडिया लगा लिया कि इस अवशेष में टोटल C14 की मात्रा कितनी थी। मैं कह दूंगा कि दोनों को जोड़ूंगा तो मात्रा थी 10 ग्राम। तो हमने कहा कि 10 ग्राम का आधा भाग किस में बदल गया? नॉन रेडियो एक्टिव में। तो कहने का मतलब इसका आधा भाग बदल गया, तो इस C14 का अर्ध आयु काल पूरा हो गया। इस C14 का अर्ध आयु काल जो होता है वो होता है 5730 वर्ष। कितना हो गया? 5730 वर्ष। तो कहने का मतलब अगर मुझे किसी अवशेष के अंदर 50% मात्रा C14 की मिले तथा 50% मात्रा N14 की मिले, तो उसके बेसिस पे मैं कह दूंगा कि C14 का 50% भाग N14 में बदल गया। मतलब C14 का हाफ लाइफ पूरा हो गया। कितना पूरा हो गया? 5730 वर्ष पूरा हो गया। तो मैं ये कह दूंगा कि ये जीवाश्म जो है ये जीवाश्म लगभग 5730 वर्ष पुराना है। हाँ कि ना? किसके आधार पे बताया मैंने रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पे बताया। फॉसिल में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु को पता करके बताया। चलो मैं आगे। दूसरा मेथड। पहले मेथड में हमने क्या काम किया? हमने फॉसिल के अंदर, जीवाश्म के अंदर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ को जीवाश्म की आयु के निर्धारण में काम में लिया जो उसके अंदर उपस्थित था। अब हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसा फॉसिल है, कोई ऐसा जीवाश्म है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। जब जीवाश्म के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है तो चट्टान में तो पक्का रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा। हाँ कि ना? तो दूसरा मेथड क्या था? दूसरा था रॉक डेटिंग। रॉक डेटिंग
कि यहां पे तो हमने किसका पता लगा लिया, डायरेक्ट सीधा जीवाश्म की आयु का पता लगा दिया। क्यों? क्योंकि जीवाश्म के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ था, लेकिन दूसरी वाली अवस्था में जीवाश्म के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ किसके अंदर है? चट्टान के अंदर। तो हम ये आइडिया लगा लेंगे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षरण के आधार पर कि इस चट्टान की उम्र कितनी है। किसका पता लगाएंगे? चट्टान की उम्र का पता लगाएंगे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षरण की दर के आधार पर कि चट्टान कितने वर्ष पुरानी है, और चट्टान की उम्र का पता लगा के और फिर हम कह देंगे कि जब चट्टान ही इतने वर्ष पुरानी है तो इसके अंदर उपस्थित जीवाश्म भी लगभग इतने वर्ष पुराना होगा। तो इसके आधार पे हमें जीवाश्म की आयु का पता चल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो ध्यान रखना कि अपने पास ये यूरेनियम लेड मेथड, जिसमें यूरेनियम 235 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 लगातार टूटता रहता है लेड 207 में, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। सिमिलरली पोटेशियम 40 जो होता है ये रेडियो एक्टिव है, ये लगातार टूटता रहता है आर्गन 40 में, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। हाँ कि ना? तो ये दोनों यूरेनियम लेड विधि तथा पोटेशियम आर्गन विधि दोनों की दोनों रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड है। ये दोनों के दोनों कैसे मेथड है? ये दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा? ये अपने पास है रेडियो एक्टिव डेटिंग विधि। मतलब इन दोनों में जीवाश्म की आयु का निर्धारण उसमें उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा के आधार पर किया जाता है। हाँ कि ना? और इन दोनों में यहां पे तो हम कितना लगभग 5730 वर्ष पुराने फॉसिल की आयु तक का ही पता कर सकते थे। हाँ कि ना? जबकि इसमें करोड़ों वर्ष पुराने फॉसिल का भी पता किया जा सकता है। मैंने बोला कि इसमें अपन करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। चले भैया, अब चट्टान की डेटिंग में चट्टान की आयु निर्धारण का भी एक तीसरा तरीका है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद, शॉर्ट में बोलते हैं ESR। ध्यान रखना, वर्तमान में ये जो ESR विधि है ये सबसे आधुनिक विधि है तथा सर्वाधिक मान्य विधि है, और ये एक नॉन रेडियो एक्टिव विधि है। मतलब इसमें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। तो मैं कह दूं कि ये कैसी विधि है? ये अपने पास नॉन रेडियो एक्टिव विधि है। कैसी विधि है? नॉन रेडियो एक्टिव विधि है। इसमें किसी भी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। चले भैया, तो हमने कहा कि इन चीजों के आधार पे हम किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। चले देखिए, आगे अपने पास सवाल था, सर आपने जब अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था चट्टानों के बारे में, तो आपने भूविज्ञान के बारे में बताया था। आपने बोला था कि भूविज्ञान जो होता है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूविज्ञान का इतिहास जो होता है, वो पृथ्वी के जैविक इतिहास के से निकटतम संबंध रखता है। बिल्कुल कहा था मैंने, बिल्कुल सही बात कहा था। और हमने ये भी देखा कि जब अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ था तो अवसादी चट्टान की विभिन्न जो परतें थी, विभिन्न जो तलछट बने थे, वो अलग अलग समय पे बने थे। हाँ कि ना? अलग अलग समय पे बने थे। तो अलग अलग समय पे बने थे तो वो तलछट जो थे उनमें अलग अलग तरह की चीजें होगी। जो इस बात का प्रमाण था
इस बात का प्रमाण था कि धरती जो है उसमें लगातार समय के साथ परिवर्तन हुआ है और उसमें अलग अलग तरह के जीव जो थे वो अलग अलग समय पर निवास करते थे। यस कि नो? तो धरती की उत्पत्ति से लेके अब तक का जो समय था उस समय को हमने कुछ अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। किस में डिवाइड कर लिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। किसके आधार पर? कि अलग अलग समय पे धरती पे कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके क्रम के आधार पर। उसके क्रम के आधार पे हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए कि धरती की उत्पत्ति से लेकर अब तक धरती पर कार्बनिक उद्विकास कैसे हुआ इसको समझाने के लिए वो जो ग्रुप बनाए हमने वो ग्रुप 3 प्रकार के थे। सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो था एरा, जिसको बोलते हैं महाकल्प। हमने धरती की उत्पत्ति से लेकर अब तक का पूरा जो समय था उसको 6 बड़े एरा में डिवाइड कर दिया। कितने बड़े एरा में? 6 बड़े एराज में। फिर वो जो 6 बड़े एरा थे उनको हमने डिवाइड किया पीरियड्स में। किस में डिवाइड किया? पीरियड्स में। और पीरियड्स को डिवाइड किया इपोक में। किस में डिवाइड किया? इपोक में। अगर हम इनके साइज के बारे में बात करके चलें कि ये सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, तो आप क्या कहोगे कि अपने पास जो एरा है वो है सबसे बड़ा, उसके बाद है पीरियड्स और उसके बाद है इपोक। तो जब भी बात करके चले कि भूवैज्ञानिक समय का मापक्रम जो था वो मापक्रम के हिसाब से बात करके चलें तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके अब तक का जो कार्बनिक विकास हुआ है उसके इतिहास को हमने डिवाइड किया था। टोटल मिला के सबसे बड़े 6 ग्रुप थे जिनको बोला एरा को आगे डिवाइड किया पीरियड्स में, और सबसे छोटा जो था वो सबसे छोटा था इपोक। सबसे छोटा क्या था? इपोक। चलिए मैं इसी के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला सवाल था कि भूवैज्ञानिक समय मापक्रम है क्या? बच्चे क्लियरली लाइन लिखी हुई है कि यह पृथ्वी का कार्बनिक विकास के इतिहास का एक कालानुक्रमिक पैमाना है। मैंने यही तो बताया कि समय के साथ साथ धरती पर कार्बनिक उद्विकास कैसे हुआ उसका अध्ययन करना ही था। वही तो था अपने पास भूवैज्ञानिक समय मापक्रम। आगे देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद के समय को 6 महाकल्पों दैट इज एराज में बांटा गया। कुछ महाकल्पों, ध्यान रखना सभी के सभी को नहीं, कुछ महाकल्पों को आगे विभक्त कर दिया गया पीरियड्स में, जबकि वर्तमान महाकल्प के कल्पों को भी छोटे कालखंडों में डिवाइड किया गया और उनको क्या बोलते हैं? युग दैट इज इपोक्स। तो सबसे बड़ा एरा, उस एरा के अंदर आते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स को आगे डिवाइड किया गया किसमें? इपोक में। चले भैया, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। एरा सबसे बड़ा, उसके बाद पीरियड और उसके बाद इपोक। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत